केशव और गंगा की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी और इसका कारण था केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी बार बोला है आपको कि शराब पीकर घर मत आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में ऐसे रोकने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बहुत डर लगता है। कम से कम इसके लिए तो शराब पीना छोड़ दीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे थोड़ी ना डरेगा। तू कुछ भी बोलती है अनाप शनाप। सौरभ, अरे सौरभ! सौरभ अपने पिता से डरकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को डरपोक बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटता रहा। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी पत्नी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बहुत डरता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक दिन की बात है, गंगा ने ठान लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की समस्या से मुक्ति पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने पिता मधुकर राव को घर बुलाया था। पिताजी, अब ये रोज का हो गया है। ये खूब शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। अब तो सौरभ अपने पिता से डरने लगा है। तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, पर वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, आप कब आए? गंगा, अपने पिता की अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ। मैं खाना पीना खाने नहीं, बल्कि आपसे बात करने आया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने? किस बारे में? आपकी इस रोज रोज की शराब की आदत के बारे में। दामाद जी, आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि इस शराब की आदत की वजह से आपका पारिवारिक जीवन खराब होता जा रहा है। आपका तो बेटा भी आपसे डरने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा अपना मामला है, आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और नवासे की भलाई के लिए बोल ही सकता हूँ। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी पत्नी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत बोल रहे हैं। वो मेरी बेटी अब भी है, मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ, मैं भी देखता हूँ कितने दिन पालोगे। चल बेटी, अब इस आदमी से बात करना ही बेकार है। पर सौरभ, मम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा अपनी माँ का पल्लू थाम के। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ चले गए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो उगाया है मेरे लाडले। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बहुत खुश था, पर गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। पिताजी, मैं यहाँ आ तो गई, पर मेरी वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। इन आमों को बेचकर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था, अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया। अब सब कैसे होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी पति के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। भगवान सब ठीक कर देगा। ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव सारा समय अपने आम के बगीचे में रहते थे, अपने नवासे के साथ बातें करते। नाना जी, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो पेड़ शायद जब तेरी माँ तेरी उम्र की होगी तब।
बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला? वो मैंने नहीं लगाया बेटा, वो तो मेरे पिताजी ने लगाया था, मेरे भी जन्म के पहले। मतलब वो आपसे भी बड़ा है? हाँ। तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। अब बस हुआ आप दोनों का, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी दिन हो गए तेरे हाथ की वो स्वादिष्ट चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है पिताजी, आज बनाती हूँ, शाम में ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा रसोई लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बगीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के 2 दोस्त भी थे। पिताजी, चटनी बन गई है। अरे वाह, इन दोनों को भी खिलाओ। ठीक है पिताजी। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको परोसा। कच्चे आम का स्वाद लेते ही अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, चटाकेदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छी कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम बेचकर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे काका ने कहा, कच्चे आम का व्यापार ही खोल लूं। कम से कम कुछ तो कमाई होगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी तेरा साथ दूंगा। और अगले ही दिन से गंगा ने मार्केट में कच्चे आम का ठेला लगाया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चा आम कितने का है? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट देना। गंगा ने उस औरत को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना स्वादिष्ट कच्चा आम मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद कई और ग्राहकों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही दिन गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर वो बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा पिताजी, लोगों को मेरे कच्चे आम बहुत पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए, आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए पिताजी। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। भगवान करे तेरा नया व्यापार खूब फले। धन्यवाद पिताजी। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद करके थक गया था, मैंने उसे खाना खिलाया और फिर वो सो गया। पिताजी, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी गुड़िया, मैं अपनी बेटी का कैसे साथ नहीं दूंगा? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। गंगा ने अपने पिताजी को गले लगाया और शुरू हो गया आत्मनिर्भरता का अभियान। गंगा रोज कच्चे आम बेचती और उसके पिताजी उसकी मदद करते, सौरभ को संभालते। अब गंगा को अपने शराबी पति की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती। ये कहानी है गरीब किसान केशव और उसकी पत्नी मधुमती की। केशव के आम, नींबू और इमली के पेड़ थे। फिर वो अपने खेत के पास एक छोटे से छप्पर के नीचे ये तीनों चीजें बेचा करता था। इनकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन की बात है, गांव में एक सरकारी ऐलान हुआ। सुनो सुनो सुनो, सरकार की तरफ से कल से 15 दिन का रोजगार शिविर लगाया गया है, जहां औरतों को अचार, मुरब्बे इत्यादि घरेलू चीजें बनाई और सिखाई जाएंगी। आज ही सरपंच के यहाँ अपना नाम दर्ज करवाइए। ये सुनकर मधुमती ने केशव से कहा,
मैं भी इस शिविर में जाकर मुरब्बे बनाना सीखती हूँ। अरे मुरब्बे बनाकर क्या करेगी? हमारे पेड़ों के आम, इमली और नींबू से अचार और मुरब्बे बना बना कर बेचेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी ना। ये भी कोशिश कर ही लेते हैं। अगले दिन से मधुमती सरकारी शिविर में गई। वहाँ उसे आम का अचार, इमली और नींबू के मुरब्बे बनाना सिखाया गया। वो रोज शिविर जाने लगी और रोज अलग अलग चीजें सीखने लगी। घर लौटकर मधुमती ने नींबू और आम का अचार बनाया। लो जी, चक्कर बताओ कैसा बना है? एकदम बढ़िया। केशव तो पूरा प्याला खाने बैठ गया। ये देखकर मधुमती खुश हो गई और हंसने लगी। अभी जितना खाना है खा लीजिए, कल से बेचते वक्त मत खाना। केशव ने उसकी ओर देखा और फिर खाने में व्यस्त हो गया। अगले दिन से केशव ने अपने छप्पर में अचार भी रखना शुरू कर दिया। केशव का छप्पर गांव से बहुत दूर था, इसलिए यहाँ ज्यादा चहल पहल नहीं थी और उसकी बिक्री भी नहीं होती थी। मुझे नहीं लगता कि ये सब यहाँ बिकेगा। अरे इतनी धूप में यहाँ कौन इतनी दूर आएगा? ऐसे कैसे नहीं बिकेगा? अगले दिन से मधुमती ने छप्पर के बाहर एक पानी का मटका रख दिया। अब लोग पानी पीने आएंगे और अचार और मुरब्बे भी खरीदेंगे। मधुमती की ये योजना काम आ गई। अब लोग पानी पीने आते और फिर अचार और मुरब्बे भी खरीद जाते। अब मधुमती को रोज ज्यादा अचार और मुरब्बे बनाने पड़ते। अब व्यवसाय तो अच्छा चल पड़ा है। हाँ, पर मुझे मदद की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ अपनी छोटी बहन को यहाँ बुला लूँ, तो काम में हाथ बढ़ जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मधुमती और उसकी छोटी बहन मिलकर अचार और मुरब्बे बनाने लगे। धीरे धीरे उनका व्यवसाय चल पड़ा। अब अक्सर छप्पर पर भीड़ लगी रहती। कुछ महीनों बाद वो छप्पर एक दुकान बन चुका था और मधुमती ने 4-5 औरतों को काम करने के लिए घर पर ही बुला लिया था। मधुमती और केशव की कड़ी मेहनत से 1 साल में उन्होंने एक गोडाउन खरीद लिया और उसे अचार फैक्ट्री में बदल दिया। अब मधुमती खुद औरतों को ट्रेनिंग देती थी, फिर उन्हें रोजगार भी देती थी। मधुमती ने पापड़ भी बनाना शुरू कर दिया। अब उनकी अचार फैक्ट्री से शहर की दुकानों में अचार, पापड़ और मुरब्बे सप्लाई होते थे। केशव और मधुमती बहुत खुश थे कि उनका व्यवसाय फैल रहा था। फिर एक दिन उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब एक बड़ी कंपनी का ऑफिसर उनके गोदाउन में आया। आपके अचार और मुरब्बे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद। हम लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं और देसी अचार, मुरब्बे, चटनी, पापड़ इन सब की विदेशों में बहुत मांग है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर विदेशों में भी व्यापार करें। विदेश? जी, और इसीलिए हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। मधुमती और केशव को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिससे उनकी किस्मत ही बदल गई। उनकी शुरुआत में एक फैक्ट्री थी, अब हर राज्य में उनकी फैक्ट्री थी। हर बड़े शहर में उनके उत्पादन बिकते थे। अब केशव और मधुमती की एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी, श्री कृष्णा फूड्स, जो न सिर्फ भारत में प्रसिद्ध था बल्कि इसकी चर्चा विदेशों में भी होने लगी थी। मिताली, ये देखो, दूध की मलाई को ऐसे अच्छे से पकाकर उससे शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ। अचार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आम को बहुत अच्छे से सुखाएं। क्यों दादी माँ? क्योंकि अगर आम में थोड़ी भी नमी रह गई तो मसाले मिलाने के बाद स्वाद अच्छा नहीं होता। ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। इसी तरह मिताली अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखा करती थी। मिताली को खाना बनाना बहुत पसंद था। समय बीतता गया और अब मिताली एक बहुत खूबसूरत युवती बन चुकी थी। दादी माँ ने मिताली की शादी एक बहुत ही होनहार युवक महेश से कर दी। मिताली और महेश एक साथ बहुत खुश थे। 1 साल बाद मिताली और महेश को
2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने आलोक और आदित्य रखा। दोनों की अच्छी कट रही थी। महेश अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा था। कुछ समय बाद मिताली की दादी माँ नहीं रही। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब इस दुनिया में मिताली के अपने सिर्फ 3 लोग थे, महेश और उसके 2 बच्चे। मिताली ने अपने आप को संभाला और फिर अपने पति और बच्चों की परवरिश में उलझ गई। लेकिन शायद भगवान ने ही मिताली के जीवन में बहुत कम खुशियां लिखी थीं। महेश का एक घातक एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसने बिस्तर पकड़ लिया। मिताली को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को संभाले। कुछ ही दिनों में उनके खाने के लाले हो गए। उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। और फिर एक दिन महेश ने भी अपना देह त्याग दिया। महेश की मृत्यु से मिताली पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। महेश घर का अकेला कमाने वाला था, जिसके जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मिताली ने कभी भी काम नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अब मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे कमाना ही होगा, लेकिन मैं कैसे कमाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मिताली इसी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी नजर घर में पड़े मर्तबान पे पड़ी। आचार, हाँ, मैं आचार बना के बेच सकती हूँ। मिताली ने आचार बनाना शुरू किया और जब उसका अचार बन गया, मिताली ने आचार को एक बड़े से मर्तबान में भर दिया। ये आचार मिताली बाजार ले गई। वहां चिल्ला चिल्ला कर मिताली ने आचार बेचा। कई लोगों ने मिताली से आचार खरीदा और जब शाम हुई तो मिताली अपनी पहली कमाई देखकर बहुत खुश हुई। उन पैसों से मिताली ने और आम खरीदे और अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें भी। अगले दिन मिताली ने फिर आचार बनाया और फिर बाजार जाकर उसे बेचा। कुछ ही दिनों में मिताली का आचार पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया था और अब मिताली के आचार के लिए लोग कतार लगाया करते थे। मिताली खुश थी क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ वर्षों में मिताली के दोनों बेटे बड़े हो गए और अब वो दोनों बड़े स्कूल में पढ़ने जाया करते। मिताली ने आचार बना बनाकर एक बड़ा घर बना लिया था और अब मिताली ने बाजार में एक बड़ी दुकान भी खरीद ली थी। अब वो आचार के साथ साथ अन्य कई चीजें भी बेचा करती थी। मिताली ने अपनी सहायता के लिए कई औरतों को काम पर रखा। इससे उन बेरोजगार गांव की गरीब औरतों को काम मिल गया और उनका भी जीवन बेहतर होने लगा था। और मिताली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। मिताली ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का भी सहारा लिया। उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी और उसकी बाजार की वो दुकान एक 4 मंजिला कंपनी बन चुकी थी। मिताली एक अनपढ़ गरीब विधवा से अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। और अब जब रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, आचार से आपने इतनी बड़ी कंपनी का सफर तय किया, मैडम,
क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? जरूरत। अगर मुझे कमाने की जरूरत नहीं होती तो ना मैं अचार बनाती और ना ही यह व्यापार बनता। मिताली मैडम, आपको अपनी इस साहस के लिए सलाम और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये व्यापार बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बने। तो मैडम, आपकी इस पूरी कहानी की सीख ये है कि कामयाब बनने के लिए लगातार मेहनत करने की ही जरूरत है।